नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अलग अलग सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि चुनाव एक की अधिसूचना सितंबर के बजाय हो सकता है अक्टूबर में आए, और दूसरी इस तरह की खबरें आ रही कि जो पहले 5-7 चरणों में चुनाव होते थे, हो सकता है इस बार 1 या 2 फेज में ही चुनाव करवा लिए जाएं। आपके पास भी कुछ जानकारी है? मुझे लगता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में ही चुनाव हो जाएगा। अक्टूबर लास्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक, मैक्सिमम 2 फेज, मेरी जो सूचना है। छठ से पहले हो जाएगा। हाँ, इन्होंने 33,700 कुछ नए बूथ क्रिएट किए हैं। 77,000 इनके पास ऑलरेडी हैं, तो ऑलमोस्ट 35% एक्स्ट्रा बूथ फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। और जो भी गतिविधि अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है, उससे कोई ऐसा कुछ संकेत नहीं लग रहा है कि चुनाव पोस्टपोन होगा। एकदम समय पर होगा। वो सिर्फ कोविड के हल्का सा फ्लैटन होने का इंतजार कर रहे थे, जो कि पॉजिटिविटी रेट अभी कमा है। मतलब अगस्त में एज कम्पेयर टू जुलाई, अगर जो जुलाई का कंपैरिजन था, एवरेज था 12.8% था पॉजिटिविटी रेट। आपका सबसे टेस्ट उसमें कम था। अब तो टेस्ट भी बहुत ज्यादा हो गया, 1 लाख से ज्यादा टेस्ट पर डे हो रहे हैं। और अभी तक जो 18-19 दिन का पॉजिटिविटी रेट का जो परसेंटेज है वो 4.3 है। तो ये संकेत अच्छा है, और ये वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और ये फ्लैटन हो जाए। हमको लगता है कि मिड सितंबर तक यू कैन एक्सपेक्ट कि वो नोटिफिकेशन का वो आ जाएगा। जी राजदीप, आपको जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही कहना चाहता था, जब मैंने सुना कि संतोष जी कह रहे थे कर्व फ्लैटन हो रही है। देखिए, ये बिहार और कुछ अन्य राज्यों में एक प्रॉब्लम है, ये जो टेस्टिंग का मसला है। टेस्टिंग के संख्या बड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें से कितने जो टेस्ट हो रहे हैं कोविड के एंटीजन टेस्ट है और कितने आरटीपीसीआर है। जो आरटीपीसीआर है उनमें विश्वास रखा जाता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में ज्यादा जो टेस्टिंग हो रही है वो एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, जिस पर आप विश्वास नहीं रख सकते। असलियत ये है कि ये छुपाया जा रहा है ताकि दुनिया के सामने असलियत ना आए। राजदीप जी, कांग्रेस भी यही इल्जाम लगा रही है कि डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा है। बिल्कुल मैनिपुलेट किया जा रहा है कई राज्यों में। हम लोग ये जान नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के टेस्टिंग से हम असलियत तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये केवल बिहार की समस्या नहीं, कई राज्यों में, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसके ये समस्या और गंभीर हो जाती है कि जब हम फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, जो संतोष सिंह जी ने कहा। संतोष जी, आप तमाम नेताओं से बात करते होंगे। इससे पहले कि हम नेताओं की पाला बदली पर आए, पॉलिटिकल वर्कर्स और नेता, उनकी क्या कोई चिंताएं हैं कि हम कोविड के दौर में कैसे करेंगे, या जैसा सड़कों पर हमें मैं कहूंगा लापरवाही का आलम दिखता है, एज इफ नोबडी केयर्स। मतलब नाम के लिए गले में मास्क लटका हुआ है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। तो आपको कुछ पॉलिटिकल क्लास में ऐसा लग रहा है करने की नहीं कैसे करेंगे, या क्या डायरेक्टिव आएंगे चुनाव आयोग के, इसको लेकर कुछ शंकाएं हो उनके मन में? एकदम शंका है। मतलब रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन इसमें पूरी तरह से बटा हुआ है। आप जानते हैं कि तेजस्वी ने भी लिखा, और इवन रूलिंग पार्टी के कैंप से चिराग भी मना कर रहे हैं, कांग्रेस भी मना कर रहा है। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रहा है कि आप कोविड का एक्सपेरिमेंट बिहार को क्यों बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, राजदीप जो बता रहे थे एंटीजन टेस्ट के बारे में, एकदम सही है। बिहार में 10% ही आरटीपीसीआर हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक केस एंटीजन में नहीं आता है। अगर आपको सिम्टम्स है तभी आपको आएगा। उसके बाद आपको सिम्टम है, आप निगेटिव आ गए, तो आपको आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा। लेकिन इनको फास्ट कराना था, और इनको एक नंबर दिखाना है कि हाँ अब हम स्क्रीन आउट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, बड़ा पॉपुलेशन है, विलेज लेवल। अब एक ही पॉजिटिव बात ये हुई है कि विलेज लेवल तक टेस्टिंग हो रही है, जो कि टेस्टिंग पहले नहीं हो रही थी। मैं जब गाँवों में से बात करता हूँ तो गाँव के लोग भी बोलते हैं कि हाँ 50 लोगों ने करवाया, 100 लोगों ने करवाया। ये चीजें हो रही है। लेकिन बट अगेन आई वुड एड कि ये 50-50% अगर होता ना, तो वो एक अच्छा फिगर होता। आई एम नॉट सेइंग कि एंटीजन नहीं होना चाहिए। सिम्टम्स है आप में तो वो आएगा, नहीं सिम्टम है तो वो एक साइंटिफिक बात है, वो आपको नहीं कैच कर पाएगा। तो हाँ, पॉलिटिकल क्लास की जो आप बात कर रहे हैं वो डिवाइडेड है। वो नहीं चाहते हैं
कि थोड़ा सा अगर पोस्टपोन हो भी जाएगा, जनवरी फरवरी में हो जाएगा तो क्या होगा। रूलिंग पार्टी का कहना है कि क्या श्योरिटी है कि ये कितना केस कमेगा नहीं कमेगा। तो इन दोनों के बीच में चला रहा है। तो इसमें चुनाव आयोग को कॉल लेना पड़ेगा इसमें फाइनली। लेकिन उनकी जो तैयारी चल रही है उससे मुझको कोई संकेत नहीं लग रहा है कि पोस्टपोन होगा। बिहार से अगर हम राजनीतिक सुर्खियों की बात करें तो पिछले हफ्ते, मतलब ये जो पूरा हफ्ता बीता है, इसकी शुरुआत से ही कई नेताओं का जिक्र आया पाला बदलने के संदर्भ में। इसमें मैं 3 नेताओं को पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक श्याम रजक, जो सबसे पहले चंद्रशेखर के चेले थे, जनता दल में आए, लालू की कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, फिर 2010 में वो जेडीयू के पाले में चले जाते हैं, मंत्री रहते हैं, अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जेडीयू कैंप का एक बड़ा दलित चेहरा माने जाते थे। वो शिफ्ट हुए आरजेडी की तरफ। उसके बाद जिक्र आता है जीतन राम मांझी ने गुरुवार के दिन यानी 20 अगस्त को अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की और ये मसला उठाया कि साहब समन्वय समिति की बैठक नहीं हुई यूपीए में। वो दिल्ली मिलने आए सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई और दूसरे नेताओं से मुलाकात हो गई। ये तय नहीं हो पाया कि गठबंधन का नेता क्या होगा, कार्यक्रम क्या होगा। तेजस्वी लगातार खुद को असर्ट कर रहे हैं। तो ये खबरें चल रही हैं कि अब वो वापस जेडीयू के पाले में जा सकते हैं। लगातार वो नीतीश की तारीफ कर रहे हैं। तीसरी खबर चली कि अचानक से चिराग पासवान का पटना दौरा होता है। एक सुरगा सा छूटता है कि साहब हो सकता है कि वो समर्थन वापसी का ऐलान कर दें, लेकिन चिराग कहते हैं कि हमारा सरकार से विरोध नहीं, हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बयानबाजी चलती रहती है। लल्लन सिंह कहते हैं कि ये कालिदास है, डाल काट रहे हैं। नीतीश भी 15 अगस्त को जो तंज कसते हैं वो पार्ट तेजस्वी और लालू पे है और पार्ट चिराग पर है कि कुछ लोग घर पे बैठे बैठे ट्वीट करते रहते हैं और फैशन बन गया है ये। और इसको उन्होंने एक टर्म दिया, मूर्खतापूर्ण आलोचना। तो हम नीतीश पर आएंगे, लेकिन पहले मैं दलित पॉलिटिक्स पे बात करना चाहता हूँ। उदय नारायण चौधरी गए, श्याम रजक गए जेडीयू कैंप से, चिराग अपना मोर्चा खोले हैं, जीतन राम वापस आ रहे हैं। संतोष जी, आप इस पूरे मैट्रिक्स को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने श्याम रजक की बात कही, ठीक है। वो एक श्याम रजक एक जानते थे कि एक राम और श्याम की जोड़ी मशहूर थी, राम कृपाल यादव और श्याम रजक जी। श्याम रजक की दोनों एक 10-14 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रेस मैनेजमेंट देखते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी थे। दोनों महत्वपूर्ण भूमिका थी। या कोई नहीं सोच सकता था कि श्याम रजक पार्टी छोड़ सकता है, लेकिन 10 में उन्होंने छोड़ा और उसके बाद उनको पद भी दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन भी पद गया, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तक बने। लेकिन वो जेडीयू के दलित फेस नहीं बन पाए। उनकी चिंता ये थी कि हम एक फेस बन जाएं, लेकिन नहीं बन पाया। कि उस टाइम में आप देखिए, आप विडंबना देखिए कि उस समय उनके प्रतिद्वंदी उदय नारायण चौधरी थे, 2 बार के असेंबली के स्पीकर रहे उस समय थे। अब जब वापस आए हैं तो उदय नारायण चौधरी वो दोनों फिर से सेम कैंप में है, सेम कैंप में आ गए आरजेडी में। वो पहले आ चुके थे। श्याम रजक अभी आए। अभी आप देखते हैं कि जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही थी तो उसमें मंत्री नहीं बन पाए थे। कहा जाता है कि लालू जी ने कहा था कि भाई इसको मंत्री नहीं बनाना है। तो कहते हैं ना अंग्रेजी में कूलिंग हिल्स, लंबे समय तक था। तो लास्ट में जितने भी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट थे, जो छूटे हुए लोग थे, उसमें इनको लास्ट एक्सपेंशन में बनाया गया। 7-8 लोग सबको बनाया गया, तो श्याम रजक को भी एकोमोडेट किया गया। लेकिन उनको लग रहा था कि अभी जो बात चल रही थी किसी एक ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफर को लेकर के मामला फंस गया था। श्याम रजक चाह रहे थे, सरकार नहीं चाह रही थी कि ये हो, और ये अपने आप को पूरी तरह से असर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सफोकेशन था, तो निकल के आए। तो ये श्याम रजक की बात है। लेकिन अब मैं श्याम रजक का कोई पैन बिहार चेहरा मैंने इमर्ज होते हुए कभी नहीं देखा लास्ट 10 ईयर्स में कि वो ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है, फुलवारी शरीफ के नेता हैं, बड़े नेता हैं पटना के लेवल पर, लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। उन्होंने मतलब जमुई से चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो उस तरह से नहीं बना पाए। अब आप आते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने अब टेस्टेड, ट्राइड एंड फेल्ड, सब कुछ प्रयास किया। आप 1.5-2% से ज्यादा बढ़ नहीं पाए। आप आरजेडी की शिकायत यही है कि आप हमारा वोट तो ले लेते हैं, अपना कन्वर्ट नहीं करा पाते हैं। सबसे है, नॉट जस्ट कि उनसे है, लोजपा से यही था। और क्या कहते हैं, जो उनकी जो पार्टी थी, जो वीआईपी की मल्लाह की पार्टी, उनसे भी यही शिकायत रही है। मुकेश सहनी की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनसे यही शिकायत रही थी कि आप उसको, आपकी कन्वर्टिबिलिटी रेट जो है बहुत पुअर है। तो इनका क्या है कि जीतन राम मांझी, इन्होंने अब एनडीए में, उस बार देखिए बीजेपी की तरफ से चैनल से एनडीए में थे, इस बार फिर से एनडीए में, इस बार जेडीयू के चैनल से जा रहे हैं। तो जेडीयू का दबाव ये है कि आप मर्ज करो,
इनका कहना है कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में लड़ेंगे। इनका कुछ इलेक्शन सिंबल का भी मामला फंसा हुआ है कुछ, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको 15-20 सीट मिले लास्ट बार जैसे मिला था, लेकिन हमको इस बार नहीं होने वाला है। और लास्ट तक, मुझे कल परसों तक की बात है कि कांग्रेस से, आपने इशारा भी किया, कांग्रेस से इनकी बातचीत होती रही, उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट तक कोशिश की कि वो हो, लेकिन अब लगता है कि इनके पास, जेडीयू के पास जाने का कोई विकल्प नहीं है। और जेडीयू को भी लग रहा है कि चलिए अब श्याम रजक गया तो एक दलित फेस हमारे पास। तो दलित पॉलिटिक्स का देखिए, मैं एक जोड़ना चाहूंगा, चिराग पासवान के लिए एक आइडियल समय है कि आप इमर्ज करो, कुछ डेयर करो, कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स से बाहर आओ, ताकि दिखाओ कि आप कुछ कर सकते हो। लॉट ऑफ चर्निंग, इधर से उधर जा रहे हैं, कोई नहीं है, आप यूथ हो, 37 के हो, कुछ करो। लेकिन वही हमको लगता है कि रामविलास पासवान जैसे कि नेशनल पॉलिटिक्स, कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स की, तो वही पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। थोड़ी सी पोस्टरिंग होती है तो पिताजी वहां से तुरंत कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, उसको रोल बैक करते हैं, तुरंत ये बोलते हैं, रोल बैक करते हैं। तो मैं वो नहीं देख रहा हूँ। इनको लगता है कि चुनाव में फिर से एनडीए वापस आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, पिताजी वहां केंद्र में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनको निकलना पड़ेगा। बिहार को जो थर्ड फेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ओबीसी से दलित वाला, वो तो टाइम लगेगा, नहीं हो पा रहा है वो, क्योंकि एक ध्रुव नहीं है। लेकिन एक धुरी तो बने दलित पॉलिटिक्स की, जो बन नहीं पाते हैं। आप सुनते हैं कि रमई राम है नेता, थोड़ी देर सुनते हैं कि उदय नारायण चौधरी हैं। अभी बीजेपी की तरफ से संजय पासवान को वापस एमएलसी बना के भेज दिया जाता है, प्रासंगिक। संजय पासवान को बनाया। आप देखिए, आप संजय पासवान, आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, और जितनी पार्टियां हैं वो नन पासवान दलित की तरफ फोकस कर रही है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। आप देखिए, जनक चमार को स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया, लास्ट स्टेट जनरल सेक्रेटरी कब दलित बना था? संजय पासवान। संजय पासवान 20 वर्ष के बाद ये पोस्ट दिया है। और इधर से जीतन राम मांझी हो और श्याम रजक हो, कांग्रेस के पास तो खैर अपना दलित चेहरा है, जो भी अशोक राम है और सब लोग हैं वो है ही। तो इधर से उधर दलित पॉलिटिक्स, इनका क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम में अपने एजेंडा होते हैं कि अपने बेटों को सेट करना है, तो इनकी कोई एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, एक रीजन स्पेसिफिक पॉलिटिक्स नहीं है। इनका है कि कहाँ टिकट मिलेगा, कहाँ सेट करेगा। तो उस फेर में क्या होता है कि बिहार में दलित पॉलिटिक्स जो है ना, वो स्प्लिंटर्स में चली जाती है, एक कंसोलिडेटेड एक दलित पॉलिटिक्स हो नहीं पाती है। इसीलिए मैं कहता कि चिराग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम असर्ट करो, तुम बताओ कि तुम एक नए दलित चेहरा बन सकते हो। संतोष जी, हम इस पॉइंट पर आएंगे। राजदीप जी, आप इस पर क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, चिराग पासवान पर आपने नजर इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ये भी एक गेम है, या जो उसके फादर का भी एक गेम था 2005 में, आपको मालूम होगा, जब पासवान अकेला लड़ते थे, उनका टारगेट हुआ करता था जो उस समय नेतृत्व में है, उस समय लालू जी थे नवंबर 2005 में, और उसका फिर फायदा उठाकर एक अस्थिरता पैदा हो जाए, एक हंग असेंबली हो जाए, उसमें उनको उसका पूरी तरह से फायदा मिले। अब चिराग और रामविलास पासवान जी जानते हैं, अगले 4 साल तो दिल्ली में तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामविलास जी मंत्री हैं और उनकी पार्टी बिल्कुल यहाँ कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब इसका फायदा उठाकर कहीं नीतीश जी को कमजोर किया जाए ताकि उससे उनकी राजनीति बने। मुझे नहीं लगता वो कोई नई धारा लेकर आएंगे, जो आज संतोष जी कह रहे हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक नई धारा के लिए हो सकती है, लेकिन क्या चिराग पासवान नई धारा करेंगे या रामविलास पासवान की जिस तरह की राजनीति थी कि अस्थिरता का फायदा उठाओ, अपनी एक तरह से एक पहचान बनाओ, बट इन अ लिमिटेड स्पेस, मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं, लेकिन जिसमें आप बार्गेन कर सको। आज चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, जब वो जाते हैं पटना या जब ट्वीट करते हैं, उनका निशाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर होता है। अब इसके पीछे क्या भाजपा है कि भाजपा भी चाहती है कि नीतीश कुमार कमजोर हो? इस चुनाव में यही सवाल है ना, बिहार के चुनाव में एक ही बड़ा सवाल है कि चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, या उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश, और भी कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। क्या उसमें पासवान एक पॉन है? मैं आप दोनों का इस पे कमेंट चाहता हूं। एक ये राजनीतिक संभावना है कि चिराग पासवान दिल्ली ब्रांड राजनीति करने के बजाय परमानेंट पटना में कैंप करें। एक शब्द होता है स्थायी पता, हमारे सरकारी फॉर्म में भी होता है, तो उनका स्थायी पता 12 जनपद ना हो, उनका स्थायी पता पटना का हो, पहली चीज। और उसके बाद वो सब जगह सक्रिय रहें। और जिस तरह का प्रयोग एक दफा मायावती ने सफलतापूर्वक यूपी में किया,
2007। ये जो न्यूक्लियस है, जो कोर प्लैंक है, वो एक साइजेबल दलित वोट है, और उसके ऊपर फिर बिल्डअप हो कि कुछ एमबीसी के नेता जुड़े और कुछ सवर्ण समाज के नेता जुड़े और एक विनिंग कॉम्बिनेशन बने। अगर चिराग पासवान इस तरीके से जिले जिले में जाके अपने संगठन को बिल्ड करते हैं, एस्पिरेशंस को हवा देते हैं, और लोगों को लगता है कि नहीं ये संभावित हो सकती है क्योंकि भाई युवा है, अगर वो मेहनत करके दिखाते हैं, एक लेगेसी है, तो एक, क्योंकि अभी वैक्यूम है, कोई आपको ऐसा अंडर 40 नेता नहीं दिखता है जो इस चीज को फिल कर सके। नहीं, जैसे संतोष जी ने कहा और आप भी कह रहे हैं, संभावना है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है, लेकिन क्या चिराग पासवान वो नेता बन पाएंगे, ये सवाल है। क्या वो रामविलास पासवान की ट्रेजेक्टरी में जाएंगे, जो दिल्ली 12 जनपद की राजनीति आपने कही कि किस तरह से मैं दिल्ली से डील कर पाऊं, या जो भी पटना में है, जो सरकार में है, उनसे डील कर पाऊं, क्या मैं उनका विरोधी बन के पूरे सिस्टम का एक तरह से एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फिगर बन पाऊंगा? क्योंकि देखिए, अब आप मंडल 2.0 की राजनीति में आ रहे हैं, जहां अगर आपको नई राजनीति करनी है ना, अगर इस तरह के नेताओं को, तो जो दलित एमबीसी, अगर आप इस तरह के गठबंधन कर रहे हैं, तो आपको एक नई राजनीति जमीन से जुड़कर करनी पड़ेगी। वो आप ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं कर पाएंगे, ना केवल नारों से कर पाएंगे। ये बड़ी, मुझे नहीं लगता। और उसके अलावा आपको कास्ट प्लान के अलावा आपको जो इमोशनल इश्यूज हैं, जैसे हमने देखा कि जब सुशांत सिंह मामले में वर्डिक्ट आया तो एलजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, या फिर मैं देख रहा था चिराग पासवान ने नीट और जेई का एग्जाम पोस्टपोन हुआ, इसको लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। रमेश पोखरियाल को, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो कर रहे हैं। तो आपको ऐसे इशू पिक करने पड़ेंगे जो सबसे जुड़े हों। आप सिर्फ एक जाति के नेता बन के रह जाएंगे तो आप एक डिसरप्टर हो सकते हैं, लेकिन क्लेमेंट बनने के लिए आपको कई लोगों को जोड़ना होगा। मैंने चिराग का इंटरव्यू किया था कुछ हफ्तों पहले, रामविलास पासवान जी के साथ एक प्रोग्राम था, दोनों के साथ। चिराग ने साफ ये कहा, जो बात आप कह रहे हैं, कि मैं चाहता हूं कि वो जो पहचान एक बनी है लोक जनशक्ति की, कि हम केवल पासवान समाज से जुड़ेंगे या केवल दलित समाज से जुड़ेंगे, उससे दूर हटकर हम चाहते हैं कि एक नई राजनीति बने। वो चाहते हैं, लेकिन उसको करने के लिए पहला स्टेप तो ये जो आपने कहा करना पड़ेगा, दिल्ली छोड़कर आपको पटना में रहना पड़ेगा। और दूसरा स्टेप संतोष जी ये हो सकता है क्या कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़े, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। संतोष जी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हिम्मत करें ना, पता चलेगा ना कि आप कितने वाटर में है, कहाँ अपना यू कैन टेस्ट योर वाटर देयर, पॉलिटिकल कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी। पासवान जी तो, रामविलास पासवान जी तो एक संघर्ष के उपज थे। अब चिराग पासवान संघर्ष की उपज नहीं है ना, संघर्ष उन्होंने कहाँ किया है। 2 बार एमपी बने हैं, तो मोदी जी की लीडरशिप में बने हैं, तो उनको एक, आप नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं। आप देखिए उनका ट्विटर हैंडल युवा बिहारी लिख रहे हैं वो, ठीक है, वो आप बता रहे हैं कि यस आई एम द फेस। मैंने भी इंटरव्यू में पूछा था उनको किताब के लिए सेम सवाल कि आपको क्या दिल्ली में रहना है या पटना में रहना है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था नहीं, मुझको पटना की राजनीति करनी है। तो पटना की राजनीति में आपको करनी है तो आपको रहना पड़ेगा। और एक चीज मैं ऐड करूंगा, इसके पहले छूट जाए, वो बहुत कौन वाली बात कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट राजदीप का मुझे लगा कि देखिए बीजेपी, आपको देखिए बीजेपी ने कभी भी चिराग के बारे में नहीं बोला, कुछ नहीं। जो अटैक करते हैं चीफ मिनिस्टर को, वही कुछ करते हैं, इतना ही करते हैं कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए, चिराग को अटैक नहीं करते हैं। बीजेपी का एकमात्र है कि 122 का जो मैजिकल फिगर है ना, नीतीश कुमार उस फिगर से इंडिविजुअली जितना दूर रहे उतना अच्छा है। उस फिगर से दूर रहने में वो चिराग मदद करेगा। नहीं, इसमें अटकलें ये नहीं संतोष जी, जो दिल्ली में सौरभ जी अटकलें ये है कि अगर चिराग लड़े भी अपने आप लड़े, या लोक जनशक्ति अपने आप लड़े, तो वो ज्यादातर उन सीटों पर ज्यादा लड़ेगी जहां जेडीयू का कैंडिडेट। ये एक स्थिति हो सकती है कि बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े और दोनों रह जाए 50-55 पे, और जो 20 सीटें चाहिए वो एलजेपी और एलजेपी का है। भाई हम तो बीजेपी के नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री को सपोर्ट करेंगे, नीतीश कुमार को नहीं करेंगे। तब नीतीश क्या करेंगे? वही चिराग को वही निर्णय लेना पड़ेगा ना, कि आपको, मैं बोल रहा हूँ, वही हिम्मत उनको जुटानी पड़ेगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं। पोस्टरिंग तो आप कर रहे हैं, इस सीधे पोस्टरिंग का क्या मतलब है? पोस्टरिंग का मतलब 10 सीट है। अगर आप, एक कन्वेंशनल लॉजिक है 105 और 33, अगर आप पूछेगा बंटवारा करने के लिए, तो अब इनको देना कितना चाहता है? इनको 25 से नीचे देना चाह रहा है ये लोग, खास करके जेडीयू चाह रहे हैं कि इनको इनके स्पेसरिंग किया जाए कि लास्ट बार में तो ये लोग थे नहीं एनडीए में जब चुनाव लड़ रहे थे,
तो सीधा बंटवारा सीट का जो बंटवारा था 2010 की अगर बात कहें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच में थी। अब इनको जो देना पड़ेगा, इनका गणित है कि 6 सीट हम लोकसभा के जीतते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 35 सीट चाहिए हमको। उस हिसाब से 40-50 से स्टार्ट करेंगे और 30-35 में सेटल करेंगे। अब जेडीयू का एक और गेम है कि हम बीजेपी से ज्यादा लड़े। बीजेपी का कहना है कि नहीं, हम लोकसभा में 7 लड़े हैं, आपको 2 सीट था, हमने अपना 5 सीटिंग सीट आपको दिया था, तो वो चलेगा ना। एक रास्ता कसी अभी चलेगी बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी। तो अभी 2-3 तरफ से चल रहा है। उस बीच में चिराग कहीं न कहीं बीजेपी को मदद कर रहा है उस सेंस में, और वो दलित वोट को 5-6% के दलित वोट को भी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो एक सीमेंटिंग फैक्टर है बीजेपी के लिए, और डिस्टेंसिंग फैक्टर है कि वो 122 के नंबर से दूर रखा जाए थोड़ा सा जितना। सौरभ भाई, इस चुनाव में ये नहीं है कि 122 तक कौन सा गठबंधन पहुंचेगा, इसमें एक और गेम है कि कौन नंबर 1 पार्टी बनेगी। महाराष्ट्र जैसा मामला हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा समय की कमी है, मैं आरजेडी कैंप पे भाजपा बनती है तो मुख्यमंत्री कौन, ये सवाल है। यस जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आरजेडी कैंप के बारे में बात करना चाहता हूँ। अली अशरफ फातमी बहुत बड़े नेता मिथिलांचल के, उनके बेटे फराज फातमी छोड़ के जाते हैं, पिता तो पहले ही जा चुके थे। राम लखन यादव कांग्रेस के जमाने में सबसे बड़ा यादव फेस हुआ करते थे बिहार के, उनके ग्रैंडसन छोड़ के जाते हैं। चंद्रिका रॉय, लालू प्रसाद यादव की समधी, वो छोड़कर जाते हैं। खबरें चल रही है कि शायद ऐश्वर्या रॉय को लड़ाया जाए चुनाव तेज प्रताप या तेजस्वी के खिलाफ। तो और उसके पहले भी 2-3 विधायक छोड़ के जाते हैं। तो ये जो आरजेडी की भगदड़ है, संतोष जी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर एक इलेक्शन के पहले होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर 5 एमएलसी क्यों भूल गए इसके पहले आप? जी एमएलसी भी तो है। 6, 5, 11 में से जो है 5 मुस्लिम और 5 यादव और 2 मुस्लिम। आप देखिए MY ये आए हैं जेडीयू की तरफ से। तो इसमें जेडीयू की बढ़त है। जेडीयू ने, आप देखिए, कमरे आलम प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी जो पोस्ट के होल्ड करते थे, रामकृपाल यादव, वो टूट करके आए हैं इनके पास एमएलसी के रूप में। चंद्रिका राय सारण में आप जानते हैं कि आप यादव का किस तरह से बेल्ट है, दरोगा राय की लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। परसा के बियॉन्ड थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस होगा तो जेडीयू इनरोड्स उस क्षेत्र में बनाएगी ना, तो वो मोर देन सिंबोलिज्म है। आप ऐश्वर्या राय लड़ेगी नहीं लड़ेंगी, उनकी एक सिस्टर भी आई है इनकी तरफ से, उनके बारे में कहा गया है। जी हाँ, डॉक्टर, हाँ, उनके बारे में बात चल रही है। हो सकता है कि वो ऐश्वर्या को नहीं भी फील्ड करें, वो एक छोटी बात हो जाएगी। लेकिन उस सिंबॉलिक बेल्ट में जो कि एक आरजेडी का बेल्ट माना जाता था, लालू जी का गढ़ माना जाता था, उस बेल्ट में ये जा रहे हैं। तो अभी तो जो भगदड़ मची हुई है, तो अभी तो मुझको लगता है डिसएडवांटेज है आरजेडी को। जितना भी बोल रहे हैं, अभी थोड़ा सा एडवांटेज जेडीयू को है इस चीज में। राजदीप जी, लालू परिवार की पॉलिटिक्स क्या कहना है आपका? लालू जी ट्विटर पर तंज कसते रहते हैं नीतीश कुमार के ऊपर, लिखते हैं छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच। देखिए, एक कहा जाता है कि जो परिवार होता है, एक कोई फाउंडर होता है, उसके बाद बिल्डर होता है, और तीसरा जनरेशन जो होता है वो खत्म कर देता है। हमारे जो पुराने डिनेस्टी हुआ करते थे, कोई उस डिनेस्टी को, उस विरासत को पहले शुरू करते थे, फिर उसको बढ़ाते थे, फिर खत्म हो जाती थी। अब क्या हुआ है, यहाँ 2 जनरेशन में, दूसरे जनरेशन में ही पहली ऐसे संकेत है कि ये डिनेस्टी खत्म होने की तरफ जा रही है। देखिए, MY फैक्टर जो है वो अभी भी वाजिब है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आज की तारीख, और ज्यादातर लालू के साथ अभी भी है। हमने जो चुनाव जितने देखे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आज कि आरजेडी उस पोजीशन में है कि वो एक वायबल फोर्स बने फ्यूचर के लिए। न तेजस्वी में मुझे वो ऊर्जा नजर आती है, और तेज प्रताप का तो आपने देखा ही है। ऐसे और क्योंकि लालू नहीं है ना, अगर लालू होते सीन पर तो कम से कम एक सीमेंटिंग फैक्टर होता। जब आपके फादर फिगर नहीं रहे हैं तो फिर पार्टी के सामने ये समस्या है। तो आरजेडी इज अ गुड एग्जांपल कि जब एक पार्टी एक सोशल जस्टिस मूवमेंट से आती है, लेकिन फिर परिवार की पार्टी बन जाती है, और फिर परिवार जब बिखरने लगता है तो पार्टी भी बिखर जाती है। आज की तारीख में जमीन पर सपोर्ट है, MY सपोर्ट है, पर ऊपर आपके पास कुछ नहीं है। संतोष जी, ऑप्शन जो ये राजदीप जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो एक बड़े पैमाने पर भगदड़ मच रही है आरजेडी, वो इसलिए है कि
तेजस्वी के नेतृत्व में लोगों को यकीन नहीं, क्योंकि इसी तरह की बातें कई लोग समाजवादी पार्टी के संदर्भ में यूपी में करते हैं कि जो सपा के जितने बुजुर्ग नेता थे सब किनारे लगा दिए गए अखिलेश यादव के राज में। कई टिप्पणीकार ऐसे भी कहते हैं कि भाई यंग फेसेस ले आए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, अखिलेश अपने हिसाब से रीबिल्ड कर रहे हैं पार्टी को। तेजस्वी के नेतृत्व के बारे में क्या कहेंगे आप? कोई नेतृत्व की एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर के ये तो बात तो चलती ही रहती है कि कोई जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, रालोसपा है और जो पार्टियां वो कुमुलेटिव लीडरशिप की बात करती है। राजीव सही कह रहे थे कि एक लालू जी का तो लार्जर देन लाइफ एक पर्सनालिटी रहा है। वो एक कमांड करते हैं कि तेजस्वी इस चेयर में अभी उनका एज उनके साइड में नहीं है और उन्होंने ज्यादा इलेक्शन भी नहीं देखा है और थोड़ा सा लार्ज हार्टेडनेस उन्होंने दिखाया था लोकसभा में कि जबकि 28 सीट लड़ा, कम लोगों को दिया। इस बार भी हो सकता है कि एकोमोडेटिव हो, लेकिन एज ए पर्सनालिटी वो कहीं न कहीं आप उस तरह से कमांड नहीं कर पा रहे हैं कि सारे। मैं इतना ही मानता हूं कि जब तक एनडीए वर्सेस रेस्ट नहीं होगा ना, वो बैटल नहीं होगा। उसमें आपको सीपीआई को लाना पड़ेगा, एमएल को लाना पड़ेगा, पप्पू यादव को लाना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उनको भी लाना पड़ेगा। जब तक एनडीए वर्सेस रेस्ट नहीं होगा, रेसिस्टेंस नहीं होगा। वो सही बोल रहे थे राजीव जी की वो 20-22% जो एमवाई का उनका जो आता है, उसके बाद वो जो 10% का जो गैप रह जाता है 7-8% का, वो इन सब पार्टियों को लाना पड़ेगा, तब वो एनडीए के साथ compete कर सकते हैं। लीडरशिप का इशू है, लेकिन आरजेडी ने क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी की लीडरशिप हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस विषय पर मेरा आखिरी सवाल, ये जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, ये हमने देखा है कि 16-17% वोट होता है जो निर्दलियों के खाते में जाता है और छोटे छोटे दलों के खाते में जाता है। कुछ नेता हैं जो कभी बड़े नेता हुआ करते थे, इसमें यशवंत सिन्हा है, इसमें देवेंद्र यादव है, इसमें नरेंद्र सिंह है, एक पॉकेट में प्रभावी प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसमें नागमणि है, इसमें रेणु कुशवाहा है। ये आपको लगता है कि ये लोग सिर्फ बार्गेनिंग की कोशिश कर रहे हैं चुनाव से पहले, या थोड़ा 2-3% का खेल ही है, ज्यादा का नहीं? कोई फैक्टर रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अगर थर्ड फ्रंट बनेगा ना तो एनडीए के लिए और आसानी होगी। वोट अगर कटेगा ना तो उसके और आसानी हो जाती है, क्योंकि ये सारे जितने नाम गिनाए ना, ये एक जमाने में बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन इलेक्शन के टाइम में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी तक उनका कोई फ्रंट नहीं बना है। ये फ्रंट 6 महीने 8 महीने पहले बने, कोई क्लैरिटी हो, कोई पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, ये फील्ड में दिखे, ये तो होता नहीं। सब समझता है कि इलेक्शन के टाइम में आए हैं, थोड़ा बहुत सम पॉकेट्स में इन्फ्लुएंस है, लेकिन मोर और लेस जितने नाम गिनाए अब सारे वो स्पेंड फोर्स है। मुझे नहीं लगता है कि दैट वुड बी अ फैक्टर नाउ। बस ये और बता दीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत कितना बड़ा चुनावी मसला है संतोष जी, फिर आई कम टू यू राजदीप। सुशांत सिंह राजपूत और उसको लेकर जितना सब लोगों ने बयानबाजी, तेजस्वी बोले मैंने मांग की सबसे पहले शेखर सुमन के साथ, चिराग पासवान बोले, नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, सब लोग दावा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के लिए है। किसी पार्टी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे जैसे बिल्डअप होता चला गया और चीजें होती चली गई, पॉलिटिकली होती चली गई, सारी पार्टियों के लिए सुशांत सिंह राजपूत डेफिनेटली मुद्दा है, सारी पार्टियों के लिए मुद्दा है। वो हर एक पार्टी अपने हिसाब से उसको इनकैश करने की इलेक्शन में कोशिश करेगी। आप जिस तरह से देखिए सोशल मीडिया पर उसकी फॉलोइंग है, यूथ कनेक्ट है, और सिर्फ कास्ट फैक्टर नहीं है कि वो एक राजपूत थे, वो सब बात में मैं नहीं मानता हूँ। बिहार आइडेंटिटी है, वो एक यूथ से कनेक्ट है। बीच में उनकी फिल्म दिल बेचारा आई और उससे जो बिल्डअप बना, और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उसके बाद तो इस चीज को मुझे लगता है कि और इनकैश करेगी पार्टी। राजदीप जी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, महाराष्ट्र की पुलिस को के बारे में जो टिप्पणियां की गई और खासतौर पे बिहार पुलिस के साथ जिस तरह का उन्होंने गलत व्यवहार किया, बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं किया, आपको लगता है कि ये और महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस लगातार, संजय राउत आपके पुराने मित्र लगातार जिस तरह के बयान दे रहे थे? वो देखिए, दो बातें। पहले तो आप ये सवाल पूछ रहे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा बनेंगे, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से बिहार की राजनीति आज विचारधीन हो गई है। आप जानिए, ये एक ऐसे समय जब कोविड है, जब कई मेल एडमिनिस्ट्रेशन हुए, कितने स्कैम हुए हैं बिहार में पिछले 5-10 सालों से, सृजन स्कैम, अलग अलग स्कैम्स हुए हैं। मुजफ्फरपुर में जो घटनाएं हुई, उन सब पर आप बात नहीं आज करोगे। आप बात कर रहे हो सुशांत सिंह राजपूत की, एक ऐसे जमाने में जहां बाढ़ है, जहां मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका मतलब है कि नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है आज बिहार। विचार आप पूछ रहे थे तीसरी शक्ति, आप जानिए मैं बड़ी बात कहने वाला हूं कि ये मुझे लगता है बिहार का उस 1990 टू 2020 30 साल का जो मंडल दौर था, उसका ये आखिरी चुनाव है। ये जितने भी नेताओं के नाम आज आपने गिनाए हैं,
आप जानिए 2024 तक अगर किसमें बुद्धि है तो एक नई राजनीति ला सकते हैं बिहार में। बिहार इज अ पॉलिटिकल वैक्यूम वेटिंग फॉर समवन टू फिल इट, कि कौन वो नेता होगा। अब उसमें आप सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा जो उन्होंने मुंबई पुलिस पर टिप्पणी की है, उन्होंने दो चीजें की है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा प्ले सेफ किया है, कहा है कि प्राइमा फेसी प्रथम स्तर पर हमें कुछ नहीं नजर आता जिसमें हम मुंबई पुलिस पर शंका करें, जितने भी रिपोर्ट है वो सब ठीक है। इसके साथ साथ लेकिन जो बर्ताव उन्होंने बिहार पुलिस के साथ किया उससे हमें शंका होती है कि क्या कुछ मामला है। इसके साथ ये भी कहते हैं, और मैं आश्चर्य हूं कि इतना मीडिया स्पेकुलेशन हो रहा है, इतने कंजेक्चर हो रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमें अब सीबीआई लाना पड़ेगा। अगर आर्टिकल 142 जिसमें आप अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के जरिए इस तरह से सीबीआई को ट्रांसफर करते हो क्योंकि मीडिया स्पेकुलेशन है, तो इस कैसे होगा इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कल हम किसी मीडिया के गॉसिप को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर इस तरह की टिप्पणी करेगा, देखिए आप जानिए ये राजदीप जी, मीडिया का गॉसिप एक चीज है, लेकिन जो लगातार जनता के बीच से क्वेरी उठ रही थी, हैशटैग चल रहे थे। अरे पर हैशटैग पे कोर्ट चलेगा? अरे कोर्ट नहीं चलेगा भाई, कोर्ट ये कह रहा है कि जो ग्रीविंग पार्टी है, ग्रीविंग पार्टी ये कह रही है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कोर्ट ने यही तो कहा कि प्राइमा फेसिया मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक दिशा में लग रही है, लेकिन ग्रीविंग पार्टी को लग रहा है कि हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। तो कोर्ट का तो ये दायित्व है ना कि जो जस्टिस मांग रहा है उसको जस्टिस मिले तसल्ली बख्श ढंग से। सर मेरा आपसे ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर को पूरे और फैमिली को पूरा हक है जस्टिस मांगने की, और मैं उनके सहानुभूति मेरी पूरी उनके साथ है। लेकिन आप जानिए अगर इसी तरह से हर केस में या कई केसों में चलेगा तो क्रिमिनल जस्टिस कैसे होगा? यू कैन नॉट ट्रांसफर बिकॉज ऑफ हैशटैग। आपने आज क्या कहा, कोई भी व्यक्ति है कहेगा कल मुझे विश्वास नहीं इस पुलिस में, आप प्लीज सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए। मैं जाऊंगा दरवाजे का खटखटाऊंगा जो सत्ता में है उस राज्य में, प्लीज आप हमें बचाइए, इस राज्य से केस ट्रांसफर करिए। ऐसे नहीं चल सकता है। मैं असली मुद्दा क्या होना चाहिए था, पहले दिन से महाराष्ट्र पुलिस ने कहना, या तो मुंबई पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है बेहतर तरीके से करनी चाहिए थी। इस पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है राजदीप जी, मैं मानता हूं और हम दोबारा चर्चा करेंगे। मैं दरअसल इस विषय को संतोष जी के एक सेकंड राजदीप जी, मैं इस विषय को राजदीप जी एक सेकंड, मैं इस विषय को संतोष जी के सामने इसलिए लाना चाह रहा था क्योंकि मैं इस विषय के पॉलिटिकल एंगल पर बिहार के कंटेक्स्ट में डिस्कशन चाह रहा था। बाकी हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। संतोष जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।